ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह डेथ केस की मिस्ट्री पर। इसी केस पर बात करने के लिए जाने माने अभिनेता शेखर सुमन जी हमारे साथ हैं। शेखर जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर जी, आपको शुरुआत से ही लग रहा था कि सुशांत सिंह की मौत का मामला महज एक आत्महत्या नहीं है। आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया और जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम चलाई। आखिर आपको कैसे लगा कि ये सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं है? एक अंतर्ज्ञान जी अंतः प्रज्ञा यानी इंट्यूशन, जी जो इंसान जो दिल की गवाही, जो दिल गवाही दे रहा है उसको मानता है। बिल्कुल। आंखें झूठ बोल सकती हैं, दिल कभी झूठ नहीं कहता। जब उसकी पहली तस्वीर उभर के आई और जो संकेत बाहर निकल के आए, जो तथ्य बाहर निकल के आए, वो चीख चीख के यही कह रहे थे कि ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती, ये हत्या ही है। और जितना कुछ मैं सुशांत को जानता था और जितना दुनिया जानती, जितना हम उससे वाकिफ थे, वो एक ऐसा इंसान था ही नहीं जो आत्महत्या करने की सोचता भी, करने की बात तो बहुत दूर की। बिल्कुल। और अगर वो करता तो एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता, ताकि उसके जो निकटजन हैं, प्रियजन हैं, वो किसी परेशानी में न पड़ जाए। वो लिखता था, वो बोलता था, वो डायरी मेंटेन करता था, वो इंस्टा पे पोस्ट किया करता था। उसने एक व्हाइट बोर्ड बनाया था जहां उसने अपना मुस्तकबिल तय कर रखा था, अपना भविष्य, कि मैं अगले 5 साल तक क्या करने वाला। क्या वो इतना निराश हो गया कि सब कुछ भूलकर अगले ही क्षण उसने सोच लिया कि अब जिंदगी इस काबिल नहीं है कि मैं इसे जीऊं? हो ही नहीं सकती। यही मेरे दिल ने गवाही दी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस पुलिस वाले का जिसने गैर कानूनी तरीके से एक तस्वीर उसकी जारी कर दी, जिससे सारी कहानी जो है उजागर हो गई। उसने ही वो सारी कहानी कह दी, जो उसके गले पे जो पट्टे का निशान था, उसने सारी कहानी कह दी। क्योंकि कोई भी इंसान जब अपने आप को लटकाता है किसी भी चीज से, तो निशान हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, वो गोल निशान हो ही नहीं सकता। और फिर चाबी वाली थ्योरी, आप ये बताइए कि शुरू से आखिर तक सुशांत की एक भी लटकती हुई तस्वीर नहीं हमने नहीं देखी। बिल्कुल। ना वीडियो है ना तस्वीर। तो हम ये कहानी पहले तो कैसे मान लें कि वो लटक के मरा? हमने तो देखा ही नहीं। बाकी सारी वीडियोज हैं, तस्वीरें हैं, वही नहीं। वो चाबी वाला आज तक सामने नहीं आया। वो कहानी गढ़ी गई थी क्योंकि वो चाबी वाला था ही नहीं। ये लॉकडाउन के जमाने में 20 मिनट के अंदर चाबी वाला कहां से आ गया? और वो इतना बुद्धिमान था कि उसने 20 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चाबी खोल दी। और दरवाजा खुलने के बाद ये आपस में सलाह मशविरा कर रहे हैं कि देखिए, आप अंदर मत जाइए, आपको कितने पैसे लगेंगे, ये 2000 रुपए रखिए, जाओ इसको नीचे छोड़ के आओ। जो आदमी ऐसा समझ रहा है कि अंदर कोई एक दुर्घटना हुई, वो सब लोग दरवाजा खुलते ही अंदर भागेंगे। और घर के अंदर इतने लोग थे, 4, 5, 6, 8। उनमें से आज के जमाने में जब जरा भी कहीं आस पास हरकत होती है, सबसे पहले आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। आप कैमरा निकालते हैं, एक तस्वीर लेते हैं। बिल्कुल। फोटो, वीडियो, कुछ भी। और उन 5 लोगों में से किसी ने कोई तस्वीर नहीं निकाली। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद से वो सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, वो रात को जो पार्टी का होना, सुबह उठ के उनका जूस पीना, कुछ लोग कहते हैं कि जॉगिंग के लिए जाना। अब ये 3 लोग ये कह रहे हैं बॉडी मैंने उतारी। एम्बुलेंस का ड्राइवर कहता है बॉडी मैंने उतारी। एम्बुलेंस का ओनर कहता है बॉडी पुलिस वाले ने उतारी। पठानी साहब कहते हैं बॉडी मैंने उतारी। भाई, डायलॉग तो ठीक तरह से बांट लेते आपस में। बुरी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, इतने बुरे एक्टर हो, फंस गए सब। तो सब जितने भी तथ्य बाहर आए हैं, 1, 2, 4, 5 नहीं, 40-50 में आपको ऐसे सुराग दे सकता हूं, जो सब तथ्य जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हत्या की ओर इशारा कर। शेखर जी, आपने बहुत ही शिद्दत से आपने जितनी बातें कही, मैंने बहुत ध्यान से आपका एक एक कहने का तरीका देखा, एक एक
आपने वाकई बहुत बहुत पेन लिया है, बहुत शिद्दत से इस पूरी बात को समझा है और इस एक एक बारीकियों को ध्यान भी दिया है। एक ऐसा भी समय आया जब आप द्वारा शुरू की गई जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम जोर पकड़ने लगी, तो आपने ट्वीट कर अपने आप को पीछे हटा लेने की बात कही। एक तरह से आप बैकआउट कर गए। ऐसा आपने क्यों किया? आपको लीड करने के लिए लोग ढूंढ रहे थे, आपने कहा कि नहीं अब मैं पीछे हटता हूं चूंकि मुहिम ने अपना जगह बना लिया है। मैं आपको काट रहा हूं और मैं आपको बता दूं, जब जी। मैं मुहिम लेके आगे बढ़ रहा था जी। तो मैं बिल्कुल अकेला था। 14 तारीख से मुझे ये लगातार लगा और मैं बरबस अनायास उससे जुड़ गया। मुझे क्यों नहीं, ऐसा ईश्वर चाह रहा था। मैं जुड़ता चला गया और मुझे ऐसा लगा कि ये त्रासदी तो मेरे साथ भी हुई है, मैंने भी अपने बच्चे को खोया है। उस पिता से मुझे जरूर मिलना चाहिए जिसने अपने जवान पुत्र को खोया। और एक बिहार की भावना, पटना शहर की भावना, फिल्म फैमिली, फिल्म फ्रेटर्निटी की भावना, ये सब मिलजुल के एक ऐसा उद्गार हुआ कि मुझे लगा कि अब मुझे उनके पिताजी से मिलने जाना चाहिए। जब मैंने ये भावना व्यक्त की तो परिवार के लोगों ने कहा तुम पागल हो चुके, तुम्हारी इंडस्ट्री में कोई कुछ नहीं कह रहा है तो तुम क्यों जाना चाहते, तुम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे। मैंने कहा जीवन में अगर इंसान हर इस तरह की घटना को देखकर, जहां शायद वो अपना नहीं है फिर भी मुझे ऐसा लगा मेरा अपना है, अगर दूसरी तरफ मुंह मोड़ ले तो फिर इस दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, कोविड के इस वक्त वातावरण में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैंने कहा मेरा दिल कह रहा है कि मुझे जाना, और मैं वहां गया। मैंने पिताजी से उनके मुलाकात की। मैं उनको पहले से नहीं जानता जी, पर मुझे उनसे मिलना था, मैं उस गम में शरीक होना चाहता। मैं गया, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, उनकी बहनें वहां थी, हमारी कोई बातचीत नहीं, पर मैं कुछ कहने नहीं गया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था अपनी आंखों से या अपने साइलेंस से कि मैं आपके साथ हूं, और अगर आपको भी अगर ये लगता है कि ये हत्या है, ये बात हालांकि बात नहीं हुई, आंखों ही आंखों में कह रहा हूं, तो मैं आपके साथ। उसके बाद मैंने कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट लेना चाहा। मैंने नीतीश जी से मुलाकात करनी चाहिए, वो कोविड के वजह से नहीं मिल पाए या किसी और वजह से नहीं मिल पाए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन तेजस्वी यादव तैयार हो गए, वो आए, उन्होंने मुहिम में मेरा साथ दिया। हालांकि कुछ लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू की कि मेरा कुछ इसमें राजनीतिक मंशा, वो बेवकूफ लोग, खैर। लेकिन जब मैं यहां आया और कुछ दिनों के बाद मुझे लगा मैं अकेला ही लड़ रहा हूं और परिवार की तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं उठी है या कोई ऐसी मांग नहीं उठी है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे थोड़ी देर के लिए बैक सीट ले लेना चाहिए। मैंने बैक आउट नहीं किया, बैक सीट लिया, बैक सीट लिया था। मैंने कहा उनको आगे आने दीजिए, बोलने दीजिए, मैं वही हूं। लेकिन मेरे बैक सीट कहने पे भी इतने सारे लोग जो मुझसे भावनात्मक तरीके से जुड़ गए थे, उन्होंने कहा शेखर जी आप ये नहीं कर सकते, आपको हम ये करने ही नहीं देंगे, आप फ्रंट से लड़िए। मैंने 5 सेकंड के अंदर वो ट्वीट बदल दिया जी। 5 सेकंड के अंदर मैंने कहा ठीक है, मैं सिर्फ बैक सीट में आया था, मैं फ्रंट सीट पे जा रहा हूं, मैं वापस ड्राइवर सीट पे आया, और जो मुझसे हो सकेगा यथाशक्ति यथाभक्त, जितनी मुझे ताकत ईश्वर ने दी है, मैं उस पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, और मैं आगे बढ़ता चला। इसी से जुड़ा एक और सवाल है शेखर जी, क्या यह सच है कि सुशांत के परिवार को हिम्मत से खड़ा होने और सुशांत की मौत की जांच की मांग के लिए आगे आने को तैयार करने का काम आपने किया? पूरी कहानी क्या है, आज बिहार और देश के लाखों दर्शक जानना चाहते हैं। क्या यह हौसला के सिंह के मन में आपके द्वारा ही जगाया गया कि न्याय के लिए लड़िए और बोलिए और करिए कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ईश्वर ने मुझे चुना, बस मैं इतना जानता हूं। मैं इसका कोई श्रेय लेना नहीं चाहता, मैं श्रेय का हकदार भी नहीं हूं। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जनता को जाता, सिर्फ भारत की जनता और सुशांत के फैंस को जाता है, जो अपनी पूरी शिद्दत और पूरी ताकत से इसके पीछे लगे। और मैं चला अकेला ही था, मुझे मालूम है ये कारवां बन गया आखिर में, और इतने सारे लोग अपने जज्बात के साथ जुड़ गए उसमें, उसकी वजह से ये न्याय उनको मिला है। उसमें बाकी के लोग भी धीरे धीरे जुड़ते गए, और वो ताकत इतनी बड़ी हो गई, वो सैलाब इतना बड़ा हो गया, वो उफान और वो तूफान इतना बड़ा हो गया कि उसे दुनिया की कोई ताकत फिर रोक नहीं पाई। बिल्कुल, वो ताहिर साहब का शेर है जी कि 1000 बर्फ गिरे, यानी बिजली 1000 बर्फ गिरे, लाख तूफान उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले। बहुत बेहतर शेखर जी। आपने सीबीआई जांच की मांग की थी
क्या आपको मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था या मुंबई पुलिस जानबूझकर किसी को बचा रही थी? आखिर किसको बचा रही थी पुलिस? और अब चूंकि सीबीआई जांच की सिफारिश महाराष्ट्र सरकार ने तो नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने कर दिया और नोटिफिकेशन भी हो गया, सीबीआई ने केस अब दर्ज भी कर लिया है शाम तक। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान का, बिहार की जनता का, बिहार की पुलिस का, नीतीश जी का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। एक कलेक्टिव एफर्ट था, ये एक सामूहिक एक प्रयास था जिसकी वजह से ये हो पाया। ऐसा नहीं है कि मुझे मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, मैं हमेशा मान के चलता आया हूं, मैंने हमेशा उनकी प्रशंसा की और कहा कि दुनिया में हमेशा बचपन से सुनता आया हूं कि वो दूसरे नंबर पे हमेशा रहे स्कॉटलैंड यार्ड के बाद। अगर कोई सक्षम पुलिस कहीं की है तो वो बंबई की पुलिस है। लेकिन क्या है कि इंसान ही है वो, कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो अक्षम है, वो सक्षम है, लेकिन कहीं ना कहीं 50 दिनों के बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है और सब लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई दिशा नहीं पकड़ती है, वो दिशाहीन रहती है, तो फिर सवाल अपने आप उठने लगते हैं कि किसी को शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल, अगर मुंबई पुलिस ये कहती है कि ये आत्महत्या का केस है, तो फाइल पहले ही दिन क्यों नहीं बंद हो गया? बिल्कुल। फिर 50 दिन तक किस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी? अगर ये आत्महत्या जो वो कहते हैं, फिर 50, 55, 57, 60 लोगों का इंटरोगेशन क्यों किया गया? यानी आपको कोई सुराग मिला है, यानी आपको कोई शक है, यानी चीजें संदेहास्पद हैं। इसलिए तो ये तो अपने आप में विरोधाभास कि आप एक तरफ कह रहे हैं आत्महत्या है और ये भी कह रहे हैं सीबीआई जांच नहीं होगी और एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं और हमें बता भी नहीं रहे हैं और फिर लोगों को इंटरोगेट भी कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ देखते हुए ये बहुत अहम, बहुत जरूरी हो गया कि आप सीबीआई मांग की जांच करें। जब हमें लगा कि आपसे नहीं संभल रहा है तो भाई सीबीआई को दे दो, जो वो सर्वोच्च जो है, शीर्ष वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनको दे दो अगर आपसे नहीं संभल रहा है। बिल्कुल। मैं तो कहता हूं माँ बाप से बच्चा नहीं संभलता, पड़ोसियों को दे देते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल। और दे भी नहीं रहे, और इतनी कठोरता के साथ बिल्कुल आप कह रहे हैं ये सीबीआई जांच नहीं होगी। हम पूछते क्यों नहीं होगी? बिल्कुल। और पूछना सबका अधिकार है और आपने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। 8 जून को सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की आत्महत्या की खबर आई और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की खबर आई। क्या इन दोनों मौतों के बीच भी आपको कोई संबंध नजर आता है, क्योंकि आपने इतना बारीकी से इन सारे मसलों को अध्ययन किया है? मैं आपको बताऊं, जिस दिन उनके मैनेजर की मौत हुई थी, मैं उनको जानता नहीं था, उनका नाम पहली बार मैंने अखबारों में देखा और न्यूज चैनल में पढ़ा, और मैंने कहा ये बड़े अफसोस की बात है कि ये एक युवती जो है 28 साल की, उसकी इस तरह से मौत हो जाती है, वो खिड़की से गिर जाती है। बड़ा, मुझे हमेशा ये बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग क्या अपना ख्याल नहीं रखते? पार्टी में जाते हैं तो क्या वो इस तरह से वो बह जाते हैं पार्टी में, म्यूजिक में, कि उनको समझ में नहीं आता कि वो खिड़की जो है जहां वो बैठ रहे वहां से गिर सकते हैं, या कोई देख नहीं रहे, उनको बचा नहीं रहे। हम तो हमेशा किसी को कहते हैं भाई बालकनी के पास मत जाओ, खिड़की के पास मत जाओ, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन्हें किसी ने नहीं पता, बहरहाल वो हो गया। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद सुशांत की मौत हो जाती, और फिर दोनों का निकाला गया कि वो उसकी एक्स मैनेजर है। क्यों? फिर दिल ने गवाही दी। मैंने कहा इसके बीच कोई कनेक्शन लग रहा, इसके बीच कुछ था, कुछ समीकरण था। ऐसा लग रहा है कि मतलब इनकी भी हत्या हुई है, इनकी भी हत्या हुई। लेकिन फिर मैं कौन होता हूं? मैं तो एक आम इंसान हूं। मैंने ऐसा दिमाग में सोचा, मैंने अपनी पत्नी से बात की, घर में बात की, उन्होंने कहा तुम कुछ ज्यादा सोचते हो और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन रहे हो तुम बहुत, इसमें कोई ऐसा नहीं, ये इत्तेफाक है। लेकिन देखिए, वो बात दफन कर दी गई, लड़की दफन हो गई, तथ्य दफन हो गए, लेकिन उसके आगे वो जो सबसे बड़ा न्यायालय है ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय, जहां ईश्वर बैठा है, उसने कुछ और सोच रखा था। उसने हम सबको राह दिखाई इसके बीच में, और बात वहीं जाके फिर अटक गई कि दोनों के बीच एक कोई कनेक्शन था, एक जोड़ था, जो डॉट्स कहते हैं अंग्रेजी में, डॉट्स मिल गए। और आप देखिए कि
उनका पोस्टमार्टम मरने के 2 दिन के बाद। क्यों? पोस्टमार्टम तो उसी वक्त होता है। क्या सुराग मिटाए जा रहे थे? क्या कुछ राज थे जिनको दफन किया जा रहा था? जरूर। अब देखिएगा सीबीआई की जब जांच होगी और पूरी शिद्दत से होगी और सच्चाई से होगी, इससे वो तथ्य उजागर होंगे जो पूरी मानवता को झकझोर के रख देंगे। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, मार्क माय वर्ड्स। बिल्कुल। आज इस शो में हम आपकी इस बात को दर्ज कर रहे हैं और हम दोबारा इसी शो में तमाम जांच के दौरान मिलते रहेंगे और आपसे बातचीत भी जारी रखते रहेंगे। अभी आप क्या मानते हैं कि सुशांत की मौत खुदकुशी है या एक मर्डर या एक स्थिति पैदा की गई जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत को मजबूरन आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा या गला घोट के मार दिया गया? हालांकि आपने इस पर प्रकाश डाला है, लेकिन अगर थोड़ा और इसको डिस्कस किया जाए और चर्चा किया जाए। जी, देखिए, शुरुआत तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म से हुई जी, और मैंने कहा नेपोटिज्म कोई बड़ी बात नहीं है, फेवरिटिज्म भी कोई बड़ी बात नहीं है, यह गैंगिज्म है, ये रंगदारों की जमात है जो लोगों का गला घोंटती। बात यहां से निकली। मैंने कहा हो सकता है कुछ हालात और परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी गई कि सुशांत को मजबूर होकर वो आमादा हो गया अपनी जिंदगी लेने पर, लेकिन नहीं। बाद में जो तथ्य जैसे जैसे निकलते गए, नैरेटिव चेंज होता गया और अब चूंकि वो दिशा से वो नैरेटिव जाके कहीं न कहीं मिल गया है, ऐसा लगता है और मेरा दिल फिर वो गवाही दे रहा है कि कुछ ऐसी बातें थी जो दिशा ने सुशांत को बताई और वो इतना बड़ा राजदार हो गया जो वो पर्दाफाश करने वाला था। तो उसका जिंदा रहना इन्होंने समझा कि सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। इस सबूत को मिटाना बहुत जरूरी है और उसे मार दिया। सुशांत तो की मैं मौत अभी जी मैं यही मान के अभी चल रहा हूं। मैं मान रहा था एक ये भी मेरा दिल जो गवाही दे रहा था कि हो सकता है कि उसको इस कगार पे लाया गया जहां वो सोचा कि अब मुझे अपनी जिंदगी ले लेनी चाहिए। व्यवसायिक तौर पर, निजी तौर पे भी उसकी जिंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा था, लेकिन आप देखिए कि एक पहले से एक कहानी गढ़ी गई, एक स्क्रिप्ट बनाया गया डिप्रेशन का, बाइपोलर का, कि ये सब बना दो, उसके मत्थे डाल दो, ये तो मर चुका है, ये तो बोल नहीं सकता, कहते हैं द डेड डोंट स्पीक, मरने वाले कभी बात नहीं करते। इस पे जो भी इल्जाम लगाना है, जो भी बीमारी थोपनी है थोप दो, ताकि ये कहना आसान हो जाएगा। देखिए, इस वजह से उसके मानसिक परेशानियां ऐसी थी, इतनी इसकी जिंदगी में तनाव और इतनी दिक्कत और दुश्वारियां थी कि इसने अपनी जान ली। जो लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग जो है अपनी जान कब लेते हैं? जब कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, जब कोई इमोशनल टर्बुलेंस होता है, जब कोई करियर पूरी तरह से खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं था उसकी जिंदगी। फाइनेंशियली देखिए, उसके पास करोड़ों रुपए थे। जहां तक उसके प्रणय का सवाल है या प्यार के संबंधों का सवाल है, उसके जीवन में पहले भी खूबसूरत लड़कियां थी, बाद में थी। उसका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, 3-4 फिल्में 100 करोड़ क्लब क्रॉस कर चुकी थी। फिर क्या वजह हो सकती है? फिर कोई वजह नहीं हो सकती। तो घूम फिर के बात यहीं पर आ गई कि भाई इसकी हत्या हुई। हत्या क्यों हुई ये बात समझ में नहीं आ रही थी। बात अब धीरे धीरे धुंध है, वो छट रहा है। बिल्कुल। सुशांत सामने आ रही। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में जैसे राजनीति में भी भाई भतीजावाद है, जुडिशरी में भी भाई भतीजावाद का आरोप लगता है, और बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद और जो खानदानवाद तमाम चीज़ें हैं। आप भी बिहार से कभी आए थे, आपके भी बेटे मूवी में उन्होंने कदम रखा, डेब्यू किया, जाहिर सी बात है उनको भी बहुत फेस करना पड़ा। आपने भी इस पर समय रहते कई बार बोला भी है और इस वक्त भी आपने कई बातें की हैं कई फोरम पे। अभी भी ये नेपोटिज्म 21वीं सदी में अभी भी इतना ब्लॉकेज क्यों है, इतना हावी क्यों है? देखिए, नेपोटिज्म में बार बार कह रहा हूं मैं, कोई खराबी नहीं। बाप अपने बेटे के लिए फिल्म बनाएगा या बाप का बिजनेस है तो बेटे को ही आगे करेगा। बाप अगर डॉक्टर है, बेटे को डॉक्टर बनाएगा। नेपोटिज्म का तो हक बनता है। बिल्कुल, वो कुदरती है, अपने संबंधों में लोग आपका वो उत्तराधिकारी है, ये आपका हक है कि मैं अपने बेटे को आगे बढ़ाऊं।
आप अपना कीजिए जो करना है आपको, आप अपने बेटे को आगे बढ़ाइए, भाई को आगे बढ़ाइए, लेकिन किसी और के बेटे को मत रोक, किसी और के भाई को मत रोक कि सिर्फ मेरा ही बेटा आगे जाएगा। वहां गड़बड़ी होती है। वहां आदमी जो है वो जब एक माफिया बन जाता है, एक ग्रुप, एक मॉब बन जाता है, जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत सक्रिय है, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखा है, जो ये निर्णय लेते हैं कि हमारा बनाया हुआ हीरो ही आगे जाएगा और बाकी जो छोटे शहर के लोग हैं, जो बड़े बन गए हैं या अपने बलबूते पे बन गए हैं, उनकी इतनी हिम्मत कि हमारे बगैर बन गए, हमारे टुकड़ों पे नहीं पले गए। ये इनकी औकात क्या है कि ये ऊपर जा सकते हैं? इन्हें अपने दायरे में लाओ। अगर तो आ गए तो उनको चापलूस बना के अपने साथ रख लेते हैं, उनके नाम पे बेटिंग करते हैं, पैसे कमाते हैं। अगर उसने ना नुक्र किया जैसे सुशांत ने किया कि नहीं मुझे आपकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, मैं आपकी फिल्म नहीं करूंगा, तो फिर समझ लीजिए उसकी शामत आ गई। फिर वही होता है जो सुशांत के साथ हुआ। 7 बड़ी फिल्में रातों रात उससे छीन ली जाती, क्योंकि वो मॉब इकट्ठा होता है, कहता है इसने मेरी फिल्म नहीं की। आप में से जितने लोग हैं, अगर सुशांत आप में से किसी की फिल्म कर रहा है, कल सुबह उस फिल्म से उसको निकाला जाना चाहिए। और वैसा होता है। ये थिएटर पे भी कब्जा करते हैं, ये डेट्स पे भी कब्जा करते हैं, ये हर चीज पे करते हैं। तो ये तो रहेगा। पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सुशांत की जो मौत है, जो उसकी शहादत है, वो कुछ न कुछ तो गुल खिलाएगी। जैसे मी टू का मूवमेंट आया और उसके बाद से एक जो खौफ पैदा हुआ लोगों में, अब औरतों को लोग इज्जत से देखने पे मजबूर हो गए। बिल्कुल जी, वैसे ही आगे ये गैंग जो है वो ऑपरेट करने में या इस तरह के जो नाजायज हरकतें करता है या गलत हरकतें करता है, वो करने से पहले 10 बार सोचेगा, 10 बार सोचेगा। अगर कोई छोटे शहर से कोई सुशांत फिर बन के आया, जो अपने ख्वाबों की ताबीर चाहता है, जो अपने ख्वाब और इंतखाब लेके आया है, उसको बर्बाद करने से पहले वो 10 बार सोचे। लेकिन पानी अपना सतह ढूंढ लेता है, अपनी जगह ढूंढ लेता है। उन्होंने फिल्मों में बहुत सारी फिल्में मुझसे छीनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं टेलीविजन का रुख कर लिया। मैंने टेलीविजन भी किया, फिल्में भी की। ईश्वर मेरे साथ था, आप लोग मेरे साथ थे, जनता मेरे साथ थी, मैंने वहां भी नाम कमा लिया। बिल्कुल। तो वैसे एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहता हूं। अगर घर वाले कहते हैं कि आप बहुत बड़े खोजी पत्रकार हैं, वो तो आप हैं ही। हम लोगों के साथ बहुत लंबा काम किया आपने, कितनों की पोल खोल दी आपने, और कोई 1-2 साल नहीं, सालों साल पोल खोली आपने। जी जी, शायद उसी का कुछ एक असर बाकी रह गया था कि मैं इसमें भी बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह ही घुस गया। वो रोल जो मैंने रिपोर्टर का निभाया था जी सालों पहले, शायद वो काम में आ गया कि मैं वो सारी चीजें देख पाया जो आम जनता नहीं देख सकती है। लेकिन मुझे खुशी है कि जनता भी एक पूरे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह एक साथ आई और उसने वो सुराग दिए, उसने वो तथ्य उजागर किए जो दरअसल मुंबई पुलिस को देने चाहिए। बिल्कुल शेखर जी, समय की सीमा है। अब हस्तक्षेप 9 बजे तक चलता है, 9:02 हो चुके हैं। लेकिन आप सहारा न्यूज नेटवर्क से आपने बातचीत की और बहुत ही गंभीर विषय पर बहुत गंभीर तरीके से आपने तमाम तथ्यों को उकेरा। मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक आज देख रहे होंगे वो सुशांत के केस के तमाम अलग पहलुओं से परिचित हुए होंगे और वो नजरिया आपका था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो हस्तक्षेप में आज इतना ही। शुभ रात्रि, हमें दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।